हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मेनली एचपी टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन डिराइव होता है तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे मिलेगी आगामी एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल तीनों स्ट्रीम के लिए जो है ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो में हमने एचपीजीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। उससे भी आपको काफ़ी आइडिया जो है वो लग जाएगा एचपी टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम में कि किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं जीके के वे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि दसरागिया लड़ाई जो थी वो किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दसरागिया लड़ाई की बात करते हैं तो दसरागिया की जो लड़ाई है ये महाभारत के युद्ध से भी पुराना ये युद्ध है। ये पहली बात आपने ये याद रखनी है। ये दसरागिया की जो लड़ाई थी वे महाभारत के युद्ध से भी पुराना ये युद्ध था। और ये जो लड़ाई थी वे भरत वंश के राजा सुदास और उनके ही कबीले के 5 आर्य समूह और 5 अनार्य समूह के बीच जो था ये लड़ाई जो थी वो लड़ी गई थी, जिसमें परिणाम जो था वो राजा सुदास की जो थी इसमें जीत हुई थी। और इस लड़ाई का जो उल्लेख है वे ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है इसका जिक्र किया गया है। और इस दसरागिया की लड़ाई को 10 राजाओं की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो था वो रावी नदी के तट पर जो थी वो लड़ी गई थी, पुरुषनी, ये आपने याद रखना है। तो दसरागिया लड़ाई जो थी वो किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? ये रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी। और किनके बीच में? ये भरत वंश के राजा सुदास और उनके ही कबीले के 5 आर्य समूह और 5 अनार्य समूह के बीच जो थी ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इस लड़ाई को 10 राजाओं की लड़ाई के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये महाभारत के युद्ध से भी पुराना युद्ध है और ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस लड़ाई का जो है वो जिक्र है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण जो था वो किस शासक ने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजात शत्रु जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रथम बौद्ध संगीति का जो संरक्षण था वे अजात शत्रु द्वारा किया गया था। बात करते हैं जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वे कब हुई थी? वे 483 ईस्वी पूर्व हुई थी, ये आपने याद रखना है। 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? स्थल को जो है वो आपका सप्तपर्णी गुफा यानी कि राजगृह बिहार में हुई थी, जो पहली बौद्ध संगति थी। और दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व हुई थी, चुलभग वैशाली बिहार में हुई थी। और उसके जो शासक थे वे कालाशोक था, ये आपने याद रखना है। तीसरी जो बौद्ध संगति थी वे 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि मगध की राजधानी थी। और किसके शासक में किसके संरक्षण जो था वो किस शासक ने किया था? तीसरी बौद्ध संगति का वे अशोक ने किया था। और चौथी जो बौद्ध संगति थी वे 72 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और किस शासक ने जो था वो संरक्षण दिया था? तो वे कनिष्क ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रथम बौद्ध संगति का जो संरक्षण था वे किस शासक ने किया था? वे अजातशत्रु ने किया था। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। दूसरी 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। तीसरी जो थी वो 250 ईस्वी पूर्व हुई थी। और चौथी जो थी वो आपकी 72 ईस्वी पूर्व हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इब्न बतूता एक सुप्रसिद्ध यात्री जो था वो किस देश का था? इब्न बतूता ए फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोरक्को जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इब्न बतूता जो था वो एक सुप्रसिद्ध यात्री था और वे मोरक्को देश से संबंध रखता था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपने ये भी याद रखना है जो इब्न बतूता था वे किसके शासनकाल में जो था वो भारत आया था? तो ये आपने याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के
शासनकाल किसमें जो था वो इब्न बतूता जो था वो भारत आया था और 1334 ईस्वी में आया था, ये भी आपने याद रखना है। 1334 ईस्वी में ये भारत आया था और उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का जो पद था वे संभाला था इब्न बतूता ने, ये आपने याद रखना है। तो इब्न बतूता जो है वो किस देश का प्रसिद्ध यात्री था? वे मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि बैटल ऑफ चौसा, चौसा की जो लड़ाई थी वे किसके बीच लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ चौसा की बात कर लेते हैं पहले। तो चौसा की जो लड़ाई थी वे आपकी 26 जून 1539 को लड़ी गई थी। पहले तो आपने ये डेट याद रखनी है, 26 जून 1539 को चौसा की जो लड़ाई थी वे लड़ी गई थी। और ये किसके बीच लड़ी गई थी? ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो थी वो लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चौसा नामक स्थान पर जो था वो हुमायूं की सेना को शेर खान के नेतृत्व में अफगानों ने जो था वो बुरी तरह हरा दिया था और हुमायूं ने निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जो थी वो जान बचाई थी। बदले में हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए जो था वो बादशाह बनाया था, ये आपने याद रखना है। तो जो चौसा की लड़ाई थी वे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी और इसमें शेरशाह सूरी जो था वो हार गया था और हुमायूं ने जो था वो निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जो थी वो अपनी जान बचाई थी इस लड़ाई के दौरान। और उस बदले में उसने जो था वो हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए बादशाह जो था वो बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। और कन्नौज की लड़ाई भी इन्हीं के बीच लड़ी गई थी। कन्नौज का युद्ध या उसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 17 मई 1540 को लड़ी गई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही, ये भी आपने याद रखना है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ऑप्शन बी की बात करते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो थी वो लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच जो थी वो तीसरी लड़ाई जो थी वो पानीपत की लड़ी गई थी 1761 ईस्वी में, ये भी आपने याद रखना है। तो जो चौसा की जो लड़ाई थी वे किसके बीच लड़ी गई थी? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी 26 जून 1539 को। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला कि हु स्टार्टेड आत्मीय सभा, तो किसने आत्मीय सभा का जो था वो प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राजा राम मोहन रॉय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इन्होंने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं ये आत्मीय सभा का जो प्रारंभ था, शुरुआत जो थी उसने इन्होंने कब की थी? 1814 ईस्वी में की थी, ये भी आपने याद रखना है। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा प्रारंभ की थी। और राजा राम मोहन रॉय की ही बात कर लेते हैं। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी, जिसका जो उद्देश्य था ब्रह्म समाज का, वे तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। उसके उद्देश्य से ही राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828 को जो थी वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन रॉय को ही भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा जो है वो मनाया जाता है। उनका जन्म जो था वो 22 मई 1772 को जो था वो हुगली बंगाल में हुआ था, ये आपने याद रखना है। हुगली जो है कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे ही स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। और 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक जो थी वो भी राजा राम मोहन रॉय ने ही लिखी थी, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि राजा राम मोहन रॉय ने जातिवाद, अस्पृश्यता और सती प्रथा पर कड़े प्रहार किए थे। इन्हीं के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में, ये आपने याद रखना है, 1829 में एक कानून बनाकर सती प्रथा को जो था वो प्रतिबंधित जो था वो कर दिया था, ये आपने याद रखना है। तो आत्मीय सभा का जो प्रारंभ था वे किसने किया था? वे किया था
राजा राम मोहन रॉय ने। उसके बाद कुछ बात करते हैं, जैसे आर्य समाज की बात करते हैं तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। ये भी आपने याद रखना है। उनका जो मूल नाम था, मूल शंकर था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। जबकि बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये भी आपने याद रखना है। और प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी ये आपने याद रखना है। आत्माराम पांडुरंग ने महादेव गोविंद रानाडे और चंद्रावरकर आदि के साथ मिलकर 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की जो थी वो स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि नॉर्वेस्टर किस देश की स्थानीय पवन है? नॉर्वेस्टर इज द लोकल विंड ऑफ विच कंट्री? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, न्यूजीलैंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नॉर्वेस्टर जो है वे किस देश की स्थानीय पवनें हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। उसके बाद कुछ स्थानीय पवनों के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने याद रखना है, जैसे गिबली जो है वो स्थानीय पवन है किस लीबिया देश से संबंधित है। ये भी आपने याद रखना है, लीबिया से, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं, खमसिन जो है एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, वे मिस्र देश से संबंधित है, मिस्र देश से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और बात करते हैं फ्राइजिम जो लोकल विंड है, स्थानीय पवन है, वे ब्राज़ील देश की स्थानीय पवन है। ये भी आपने याद रखना है। पापा गयो जो है वो आपकी मेक्सिको देश के साथ मेक्सिको देश की जो है वो स्थानीय पवन है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह मिस्ट्रल जो स्थानीय पवन है वे आपकी फ्रांस देश की स्थानीय पवन है। और हबूब जो है वो आपकी सूडान देश की है। ये भी आपने याद रखना है। और वर्गस जो है वो आपकी स्थानीय पवन है, दक्षिण अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच इज़ द डीपेस्ट ओशन? तो कौन सा सबसे गहरा महासागर है? तो डीपेस्ट ओशन जो है, सबसे गहरा महासागर जो है वो कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रशांत महासागर जो है, पैसिफिक ओशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है विश्व का। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड? तो डायमंड का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वे कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हीरे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वे आपका कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस जो है वो विश्व का सबसे मुख्य उत्पादक देश है डायमंड का, हीरे का, ठीक है। पहला जो स्थान है वे रूस का है, दूसरा जो है वो बोत्सवाना का है, और तीसरा जो है वो कांगो गणराज्य का है हीरे के मामले में। ये आपने याद रखना है। तो डायमंड का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वे रूस है, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना है, और तीसरे पर जो है वो कांगो गणराज्य है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि गोल्ड का, सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वे कौन सा है? तो गोल्ड अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं तो गोल्ड का जो सबसे उत्पादक देश है वे आपका चीन है, चाइना है। ये आपने याद रखना है। और चीन के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है वो यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो आपका गोल्ड का तीसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। ये आपने याद रखना है। कॉपर की बात करते हैं। तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वे चिली है, चिली के बाद चीन है, चीन के बाद जो है वो पेरू है। उसी तरह सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का जो, चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वे आपका मेक्सिको है, मेक्सिको के बाद जो है वो चीन है, चीन के बाद पेरू है। ये भी आपने याद रखना है। और उसके बाद बात करते हैं मरकरी की। तो पारे की बात करते हैं। मरकरी का जो मुख्य उत्पादक देश है वे चीन है, चीन के बाद किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के बाद जो है वो तीसरे नंबर पर पेरू है। ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि दूसरा मुख्य उत्पादक देश भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है हीरे का, डायमंड का, वे कौन सा है? वे आपका रूस है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री। तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो साझा करता है। तो भारत आपको पता है भारत हमारा देश जो है वो सबसे लंबी जो सीमा है वे बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। ये आपने याद रखना, 4096.7 किलोमीटर जो है वो इतनी बाउंड्री जो है, इतनी लंबी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरावली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अरावली जो है वो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जो कि मेनली राजस्थान स्टेट में ये जो पर्वत श्रृंखला है वे पाई जाती है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, राजस्थान में। तो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी है? वे आपकी अरावली श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि डिगबोई ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? डिगबोई ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, असम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो है वह आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस स्टेट में है? तो ये आपकी स्टेट असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद म्यूनसिपलिटीज़। तो भारतीय संविधान की जो कौन सी सूची है वे नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि नगर पालिकाओं से जो संबंधित अनुसूची है वे आपकी कौन सी है? ऑप्शन में नहीं है, ये आपने याद कर लेना है। ये 12वीं जो अनुसूची है, 12th, ठीक है, 12th शेड्यूल जो है, 12वीं अनुसूची जो है वो आपकी नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ के बारे में जो है 12वीं अनुसूची में बताया गया है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो था वो जोड़ा गया था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 8वीं अनुसूची में किया गया है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम जैसे छठी अनुसूची के बारे में। तो इसमें जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं अनुसूची में जो है वो विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है उल्लेख है, भी आपका 5वीं अनुसूची में है। जबकि चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है वो चौथी अनुसूची में जो है वो दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। 11वीं अनुसूचियों के बारे में पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ के बारे में बताया गया है, और इसमें 29 विषय है। और इस अनुसूची को जो था वो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा जो था वो जोड़ा गया था। तो पंचायत संबंधित है 11वीं अनुसूची से, और नगर पालिका जो है वो संबंधित है आपकी 12वीं अनुसूची से। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिट मैंडामस। तो परमादेश याचिका का जो अर्थ है वे क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम आदेश यानी कि वी कमांड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये एक रिट होती है परमादेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? वह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वे कितनी हो सकती है? वे 250 हो सकती है। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वे भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और प्रेसिडेंट जो है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए? तो ये आपने याद रखना है, 12 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति भारत का नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है,
अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को लोअर हाउस लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो मनी बिल की बात करते हैं, मनी बिल जो है वो केवल प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, ये आपने याद रखना है। और आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो है वो कितनी सीटें हैं, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर देना है। अगले प्रश्न चलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो था भारत में कब लागू हुआ था? द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम। तो भारत में जो था वो जीएसटी कब लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को जो था वो भारत में जीएसटी जो था वो लागू हुआ था, और 111वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत, ये आपने याद रखना है। 111वां जो अमेंडेड हुआ था संविधान में, 111वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जो था वो जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया किस वर्ष जो था वो इसकी जो थी वो स्थापना हुई थी? यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वह किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भी आपका ऑप्शन नंबर सी है। 1964 में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वे आपका कहाँ पर है, ये भी आपने याद रखना है। ये आपका मुंबई में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वे आपका मुंबई में है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बोला गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है पोलियो होता है? पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे वेरियस टीजीटी कमीशन में, आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ताकि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि टीजीटी कमीशन में जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो जीके हो चाहे वो HPGK हो। HPGK के प्रीवियस ईयर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देख लें। हर एक क्वेश्चन को हमने वहाँ पर भी डिटेल में डिस्कस किया है। वहाँ से जो है वो आपको थोड़ा आइडिया जो है वो लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।